सिविल सोसाइटी की बात कर ली थी। ओके, अब जो सिविल सोसाइटी की हमने बात किया, कल हमने सिविल सोसाइटी की बात की और ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन भी 3-4 लिखवा दिया। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जो सिविल सोसाइटी है वह एक प्रबल जो है विशेषता रखता है, एक अच्छी विशेषता रखती है। अगर आपको बताएं कि 60s के टाइम में यह माना जाता था कि समाज के पुनरुत्थान, आप लेक्चर में इसको सुन लीजिए, समाज के पुनरुत्थान और जो एक संक्रमण काल में जहां पर लोकतंत्र है, जिसे हम लोगों ने तीसरी लहर के रूप में जानते हैं, जो संक्रमण काल का लोकतंत्र है वो तीसरी लहर है। और वो था एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का वो देश जो 50 के दशक में आजादी को प्राप्त किया था। यहां लोकतंत्र संक्रमण के काल में थे और ये जैसे मैंने बोला एक तीसरी लहर थी, तीसरे देश थे, तीसरी दुनिया थी। तो ऐसा एक एग्जाम्पल और है कि जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप का संबंध देखेंगे सोवियत संघ से। अब सोवियत संघ नहीं है, बट पूर्वी यूरोप का जो सीमा है वो पूर्व सोवियत संघ से लगती थी। तो जो मतलब जो पूर्वी यूरोप अभी भी है, बट सोवियत संघ नहीं है, में और पहले के सोवियत संघ, लास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं, 90s आते आते तो सोवियत संघ 89-90 में भंग हो गया था, उसके पहले की बात कर रहे हैं जब सोवियत संघ था और पूर्वी यूरोप। सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप पे काफी प्रभाव था, आप देखेंगे, और उधर अमेरिका का पूंजीवाद का पश्चिमी यूरोप पे ज्यादा प्रभाव था। एक संघर्ष तो चल रहा था, आपने देखा होगा उस समय, शीत युद्ध के समय। तो ये जो सिविल सोसाइटी थी, ये पूर्वी यूरोप के देशों में और जैसे सोवियत संघ जैसे देशों में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक उत्तरदायी शासन को बड़े पैमाने पर जन के प्रति समर्पित या कहा जाए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कृत्यों का अंजाम देने के लिए बड़ा अच्छा काम किया है ये सिविल सोसाइटी। आपको मैं बताऊं कि जब आप कहते हैं यूरोप वगैरह, तो रोमानिया वगैरह अगर चले जाएंगे देखिए, तो रोमानिया वगैरह जैसे नेपाल जैसे देश हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोप के सारे देशों में बड़ी पूंजीवाद की लहर है, ऐसा नहीं है। पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप की तुलना में आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। कई देश तो नेपाल जैसे भी मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो मतलब थोड़े एडवांस नेपाल होंगे, बट इंग्लैंड या फ्रांस, जर्मनी जैसे देश नहीं। देखे होंगे कि जहां पर आर्थिक कमजोरी होती है वहीं पर नीतिगत कमजोरी मिलेगी। इसलिए अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो नीतिगत कमजोरियां मिलेंगी क्योंकि वहां आर्थिक कमजोरी है। गरीब देशों में हमेशा नीतियां कमजोर रहेंगी, पुल नहीं बनेगा, सड़क नहीं बनेगी, कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। इसलिए कौटिल्य भी कहता था कि राजा के कोष में पैसा होना चाहिए, और राजा के कोष में धन नहीं होगा तो राजा नीति नहीं बना सकता। इसीलिए जो प्रशासन है ना, प्रशासन अर्थशास्त्र से तय होता है। पहले पैसा, बाद में नीति। पैसा अर्थशास्त्र, नीति राजनीति, और प्रशासन फिर नीति को जो क्रियान्वयन करे। तो इसका जो सर्किल एस्पेक्ट होता है, जो सर्किल एस्पेक्ट है ना, आप ये समझिए एक बड़ा सा सर्किल है, इस यहां पर जनता है, इसको कुछ देना है, इस सर्किल के बाहर जनता है, और ये नीति है, और जनता यहां है, यहीं से प्रशासन के माध्यम से उसको मिलेगा। और एक सर्किल और बनाए, यहां अर्थ है, पैसा, ये संचित निधि समझिए।
अगर देश की जनता अमीर होती है, देश की जनता, जैसे कल आप कलेक्टर बन जाएं तो जो तनख्वाह पाएंगे तो उस सैलरी में से टैक्स जाने लगा ना। अब बेरोजगार रहे तो एक तो आपके भर्ती से देश को एक आदमी मिल जाएगा, मानव संसाधन, दूसरा आपकी कमाई से उसी सरकार को टैक्स मिलने लगेगा। तो जितना ज्यादा लोग कमाएंगे सरकार उतनी मजबूत होती है। इसीलिए चाहे कृषि सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर, सभी में अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो सरकार की ऑटोमेटिक आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि एक तो सरकार के पास टैक्स आएंगे, अलग अलग किस्म से आते हैं यार, फिर वो सरकार उस पैसे के अनुपात में जरूरत के हिसाब से पॉलिसी बनाएगी, उसको क्रियान्वयन करने में कोई दिक्कत नहीं। यही गरीब देशों में एक प्रॉब्लम है, गरीब देशों के पास से यहाँ पैसे ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके वो तो ऐसे घूम रहा है। अभी कोरोना वायरस के इस टाइम में आप लैटिन अमेरिका में चले जाइए, ब्राजील तो थोड़ा ठीक ठाक है, लैटिन अमेरिका, इक्वाडोर वगैरह में चले जाइए, हाँ इक्वाडोर में चले जाइए, कोई प्रिपरेशन ठीक से नहीं है। लाशें सड़क पे हैं, लाशें घर में हैं, लाशें हॉस्पिटल में हैं, लाशें कब्रिस्तान के बाहर है, कब्रिस्तान जगह नहीं, वो प्रिपरेशन नहीं है उनका, उतना दिमाग में लाया नहीं वो। क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? हालांकि ये एक कंटिजेंसी, एक महामारी है, एक आपदा है, एक आकस्मिक घटना कह लीजिए है, ऐसे में प्रिपरेशन नहीं होगी। लेकिन अगर प्रिपरेशन करना भी चाहे तो चाहिए क्या? पहले तो पैसा चाहिए ना। ताबूत के लिए पैसा नहीं है तो वो पॉलिथीन में लाश को लपेट रहे हैं, तभी तो पॉलिसी बनेगी, तभी एग्जीक्यूशन होगा। तो गरीब होना जिस देश में, इसीलिए जिस राजा के कोष में पैसा नहीं है उसकी प्रजा भी राजा को राजा मानने से मना कर सकती, बगावत कर सकती है। गुड गवर्नेंस तो दूर की बात, उसका गवर्नेंस ही स्वीकार नहीं। तो आर्थिक पहलू गुड गवर्नेंस का बड़ा एक्सट्रीम पहलू है, नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेसी में जहां तीसरी लहर कही गई, जो तीसरी लहर है वहां पर डेमोक्रेसी ट्रांजिशन फेज में होती है, संक्रमण काल में होती है। तीसरी दुनिया में डेमोक्रेसी संक्रमण में है। जैसे अमेरिका में चले जाएंगे तो सब जागरूक मिलेंगे, क्यों? 100% साक्षरता है, सभी की ठीक ठाक आमदनी है। पहले के हिसाब से करो यार, आजकल तो बड़ी परेशानी है। यही इंग्लैंड में कर लो, यही फ्रांस में कर लो, यही जर्मनी में कर लो, लेकिन यही अफ्रीका के देशों में चले जाइए, जैसे लैटिन अमेरिका में चले जाइए या एशियाई देशों में चले जाइए, तो कई प्रॉब्लम्स है, ट्रांजिशन फेज से देश गुजर रहे हैं। और उस ट्रांजिशन फेज में क्या होता है कि किसी को खुशियां मिलेंगी, किसी को नहीं मिलेंगी। क्या समझे? किसी को सरकार की नीतियां मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। जिसको मिलेगी उसके लिए तो रामराज हो गया, जिसको नहीं मिला तो यहां पर आवाज उठेगी, सिविल सोसाइटी है। तो सिविल सोसाइटी, एक नागरिक समाज, एक प्रकार से एक ऐसी संकल्पना है जो लोकतंत्र के भीतर उन लोगों के लिए जहां पर सरकार की नीतियां काम नहीं करती, उन्हें पुनरुत्थान का काम कर जाती। इसलिए नागरिक समाज का एक प्रबल रूप, जो एक प्रकार से जन भागीदारी है उसकी। आप अगर देखें तो एक वर्ग जो है जनता के खुशियों के लिए, जनता के हित के लिए सरकार के साथ जन भागीदारी कर रहा है। माना वो संकुचित है, सरकार वाइड है, वो नैरो है, वो वाइड है, वो बृहद है, वो छोटा है, संकुचित है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तीसरी लहर वाले देशों में, ऐसी तीसरी दुनिया के देशों में, ऐसे संक्रमणकालीन लोकतंत्र वाले देशों में सिविल समाज ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, पारदर्शिता में निभाई, सूचना में निभाई, लोक नीति में निभाई, निर्णय में निभाई, सामाजिक न्याय में निभाई। ये सब चीजें करके आर्थिक न्याय भी किया के साथ ऐसे देशों में सिविल सोसाइटी काफी अच्छा काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं
अब आवाज आ रही है? आवाज क्या नई नौकरशाही की आवश्यकता है? देखिए, जो अभी हम बातें आपको बता रहे थे तीसरी दुनिया का, थोड़ा सा उसको परिमार्जित कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट है, उसको हम आमंड और बर्बा की द सिविल कल्चर 1960 की किताब को देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर की बात, और ये मैं किताब का नाम चाहे तो लिख लीजिए, लिखिए किताब, द सिविक कल्चर 1960, आमंड और बर्बा, आमंड और बर्बा नाम है राइटर का, आमंड और बर्बा, ये किताब का राइटर है, द सिविक कल्चर। इसमें जो जो बातें कही गई हैं, जो बातें अभी मैं बता रहा था, यहां से जुड़ी हुई है वो तीसरी लहर, जो तीसरी दुनिया है। और ये एक प्रकार से जो सिविल सोसाइटी थी, है अभी भी, ये ऐसे देशों में काफी कारगर रही, जो अभी मैं इसके पहले थोड़ा सुने होंगे तो आपने जो मैंने बताया है। विकासशील और विकसित देशों के समाज में जो सिविल सोसाइटी है, उसके अलग अलग मायने हैं। और ज्यादातर आपने देखे होंगे कि मैंने जैसे बताया, जहां डेमोक्रेसी बहुत ही ट्रांजिशन फेज में है, जहां तीसरी दुनिया है, जहां पर खुशियां, पॉलिसीज गवर्नमेंट की लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वहां पर ये आवाज जो है तेजी से बुलंद हो रही है। लेकिन काफी खामियां हैं ऐसे देशों में, जैसे कि इनको कोई फंडिंग नहीं होता है, इनका कोई लीगल राइट नहीं बनता है। एक प्रकार से ये प्रेशर ग्रुप की तरह भी कहीं कहीं लोग इनको कह देते हैं, जबकि इनमें जनमत नहीं होता, जन का मन जरूर होता है। तो एक प्रकार से जनता की ही आवाज होते हैं, जो इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और लोक नीति में, पारदर्शिता में, जवाबदेहिता में, सूचना में, सरकारी प्रयासों में, जो सरकारी प्रयास है उसमें एक प्रकार से सप्लीमेंट का, अनुपूरक की भूमिका अदा करते हैं, और सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने में ये मदद करते हैं। तो एक प्रकार से ये काफी हद तक कहा जाए तो सिविल सोसाइटी, जैसा कि कल से और आज के लेक्चर को क्लब कर लीजिए, एक सीक्वेंस बन जाएगा कि सिविल सोसाइटी एक ऐसी कह लीजिए कि समाज की उभरी व्यवस्था है, जो जहां न्याय, और जहां, या यूं कहा जाए जहां न्याय नहीं पहुंचा या जहां नीति नहीं पहुंची, मैं अन्याय वर्ड का इस्तेमाल यहां मत करिएगा, जहां नीति और न्याय नहीं पहुंचा, वहां को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और ये छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हो सकता है, यानी कि लोकपाल के लिए भी आंदोलन हो सकता है, जो बहुत बड़ा स्तर है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी सेगमेंट में कि क्या हमें, जैसे कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, 70 सालों से बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारा प्रशासन प्रगतिशील है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बहुत सारी आप कहानियां सुन चुके हैं। अब एक बात थोड़ा सा जोड़ना है कि मूल्यों की लड़ाई में, जहां पसंदगी की लड़ाई हो, नौकरशाही की मैंने चर्चा किया, हालांकि पब्लिक सर्विस का जो रोल बताएंगे ई गवर्नेंस के बाद, जब उसको बताएंगे तो उसमें ब्रीफ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं जिक्र करने का मन है यहाँ पे कि क्या वाकई में देश में गुड गवर्नेंस के लिए न्यू ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है, नई नौकरशाही की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नई नौकरशाही में क्या करना है। आप कभी भी समझिएगा कि कोई भी समाज अपनी पारिस्थितिकी के साथ दो तरफा संवाद रखता है। जैसे भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, भारत में जिस तरीके की पारिस्थितिकी है, उसी तरीके का समाज, उसी तरीके के प्रशासन का अपना सहचर्य व्यवस्था होगा। ठीक उसी तरीके से यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री या कोई और कंट्री में ये भेद पाया जाएगा। इसलिए प्रशासन को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन इज अ इकोलॉजिकल फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन इकोलॉजिकल फैक्टर, इट मींस कि जैसे, इसीलिए यही कारण था कि जो इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, इंग्लैंड से आते थे, जैसे कोई वायसराय आ रहा है, गवर्नर जनरल आ रहा है, या कोई अंग्रेज अधिकारी आ रहा है, सिविल सर्वेंट आ रहा है, तो हमारी इकोलॉजी का नहीं होता था, वो हमारी इकोलॉजी को जानता नहीं था। तो हमारी इकोलॉजी के नहीं जानने के कारण वो सोशल इकोनॉमिक जो जस्टिस करना चाहिए, एक तो वो नहीं कर सकता ठीक से। नंबर 2, हम, दूसरी चीज है कि हम उसके नहीं थे, वो गैर आदमी था। तो जाहिर है कि वो यहाँ पर अगर उसका पूरा कारोबार
फायदे का रहा हो, लाभकारी रहा हो, न कि लोक कल्याणकारी, तो वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन करेगा। तो एक तो उसको जानकारी नहीं है, वो जानना भी नहीं है क्योंकि उसको वेलफेयर करना भी नहीं है। दूसरा कि अगर उसको वेलफेयर पता भी है तो करना नहीं है। दूसरा कि उसको लाभ क्या लेना है इतना पता था, तो वो अपने लाभ का काम करते थे। तो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे, जैसे डेमोक्रेसी में ये नहीं होता, डेमोक्रेसी में वेलफेयर होता है, जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय और अंतिम तक नीति और न्याय पहुंचाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा औपनिवेशिक काल में नहीं था, इसलिए औपनिवेशिक काल की सत्ता को हम क्या कह सकते हैं, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्रिटेन की सत्ता में या ब्रिटेन के वातावरण में तो ठीक थे, क्योंकि वहां रंग भेद नहीं था, सभी गोरे थे, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे यहाँ तो हमारा काला होना ही उनके लिए प्रॉब्लम था। दूसरी चीज है कि वो प्रॉफिट करने के लिए आते थे, जबकि वहां वेलफेयर की बात करते थे। तो प्रॉफिट यहाँ से, वेलफेयर यहाँ से, तो हमारी इकोलॉजी में वेलफेयर चाहिए जबकि वो प्रॉफिट, इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी ही ठीक नहीं थी। तो हमें चाहिए थी नई नौकरशाही। तो देश जब आजाद हुआ, 26 जनवरी 50 को संविधान आया, आर्टिकल 3 से 8 से लेकर 314 में चले जाइए लोक सेवा, 315 से चले जाइए अब 323 तक तो लोक सेवा आयोगों की चर्चा मिलेगी आप, रिपोर्ट तक, राष्ट्रपति राज्यपाल को जो 323 में रिपोर्ट दिया जाता। अब आपके सामने क्या चुनौती थी कि आपने एक 36 करोड़ के देश में जहां 18.33% लोग साक्षर थे और 85% से ज्यादा लोग ग्रामीण थे, वहां पे ग्राम स्वराज की अवधारणा और शहर में जो एक प्रशासनिक और सुशासनिक व्यवस्था लाना था, इन सब के लिए आपके पास जो अफसर थे, जो नौकरशाही थी, जो नई हो गई, नई कैसे हो गई, वो औपनिवेशिक काल की थी और ये स्वतंत्रता के काल की हो गई। अपने आप में क्लेवर फ्लेवर बदल गया। औपनिवेशिक काल की नौकरशाही का एनवायरमेंट अलग था और डेमोक्रेसी काल का यानी लोकतांत्रिक समय के ब्यूरोक्रेसी का इन्वायरमेंट बदल गया। इन्वायरमेंट बदलने मात्र से, जैसे आप वही कपड़ा, वही तौर तरीका अपने घर में, वही चले जाइए मौसी के यहाँ, तो मौसी के यहाँ जाने पर इन्वायरमेंट बदल गया, लेकिन अपने घर में रहते हैं, चाहे एकदम सेम टू सेम हिसाब बना हो, लेकिन अपने घर में और मौसी के घर का इन्वायरमेंट चेंज होने से आपका जो संबंध और संवाद है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो हमारी 26 जनवरी 1950 के बाद जो संविधान आया, उस संविधान के पर्यावरण में, वो संविधान अपना एक पर्यावरण हो गया। 1935 का अधिनियम नहीं रहा, 1919 का अधिनियम नहीं रहा, 9 का अधिनियम नहीं रहा, यहाँ कोई वो नहीं रहा, वो इरविन विरविन सब चला गया। अब जो थी वो आजाद भारत की लोकतांत्रिक सत्ता थी और भारत का बनाया हुआ अपना संविधान था, पर्यावरण बदल गया था और इस पर्यावरण में नौकरशाही को उसके साथ दो तरफा संवाद करना था। और दो तरफा संवाद में कौन था, बीच में कौन था, इधर संविधान, इधर नौकरशाही, बीच में जनता। तो जनता के साथ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कहते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो संविधान ने देकर के हमको गुड गवर्नेंस की राह दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वो रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता है। तो काफी समय तक जो ऐंठन रही होगी, उस पर्यावरण का जो ऐंठन था वो नहीं गया होगा। उसका कारण अकर्मण्यता, अभिजात्यपन। आप चाहे, अब तो गोरे चले गए थे तो बाकी तो बच्चे काले, इंडियन तो काले कहे जाते थे ना, वो थोड़ा मोड़ा आपस में ही गोरा काला हो जाते थे, सांवला, लेकिन सब थे उनकी नजर में काले। तो जो हमारे काले, जो गोरे चले गए, जो काले आए, वो भी कुछ समय तक गोरों जैसा ही रहे। और सिर्फ हमारे देश में नहीं है, जितने भी 50 के देश में आजाद हुए कंट्री थे, कहीं ना कहीं उस एनवायरमेंट से पीछा छुड़ाने में बहुत टाइम लगा। तो डिमांड क्या होगी, यार ब्यूरोक्रेसी बदलो, नई ब्यूरोक्रेसी लाओ। जबकि संविधान में 308 में 314 के बीच हम लिख चुके हैं। समय बीतता गया। वारेन बेनिस एग्जाम्पल कभी दिया होगा, एक विचारक है, उसने कहा कि नौकरशाही 30 साल में खत्म हो जाएगी, बदलना छोड़ो यार, खत्म हो जाएगी। 1965 में बोला ब्यूरोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी। 1995 में ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई, खत्म हो गई।
अकर्मण्यता खत्म हो गई, लाल फीताशाही खत्म हो गई, अभिजातपन खत्म हो गया, लेट लतीफी जो करता था लाल फीताशाही उसी को बोलते हैं, खत्म हो गया। और जो जनता से कटा था, जो जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी पाता था और उसी जनता का विकास का पैसा भी अपने जेब में रख लेता था, इसलिए वो ब्यूरोक्रेट था। एक ऐसा वर्ग, सरकार ने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो उन्हीं लोगों पर सत्ता स्थापित करवा दिया जो उसको वोट देके सत्ता दिए थे। 95 आते आते उदारीकरण आ चुका था, शीत युद्ध देखे होंगे, 90s तक सब खत्म हो चुका था। 1992 में इंग्लैंड जैसे देशों ने सुशासन को अपना लिया था, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आ चुका था, WTO बन चुका था, बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने भारत की अपनी एक चुनौती खड़ी हो चुकी थी और भारत इन तमाम चुनौतियों के, गुड गवर्नेंस से लेकर उदारीकरण, तमाम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, निगमीकरण, ये सब जितनी भी चीजें हमने उदारीकरण के बाद विकसित किया, वो सब हमारे लिए सिर्फ हमारे देश के भीतर नहीं बल्कि इनर के साथ, आउटर पॉलिसी के साथ एक चैलेंज बन गए। और इस चैलेंज को प्राप्त करने के लिए, इस चैलेंज से पूरी तरह से अपने को पुख्ता करने के लिए ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं हो सकता था, इसलिए ब्यूरोक्रेसी खत्म, सिविल सर्विस आ गई। सिविल सर्विस, सिविल सर्विस मतलब जिसमें सिविक हो, वो सिविल सर्विस जो गुड गवर्नेंस का सिविक रखती हो, गुड गवर्नेंस का कल्चर, सिविक कल्चर, सभ्य संस्कृति रखती। ब्यूरोक्रेसी में सामाजिक आर्थिक प्रशासन 1920 की सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब मैक्स वेबर की 1920 की जाकर पढ़िए, उसी समय मैक्स वेबर मर भी गए थे उसके बाद, उस समय जाकर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ क्या लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी जो बाकियों का आरोप है कि ये प्रभुत्व स्थापित करती, लेकिन कहा गया नहीं, ये तो सेवा देती। सेवा की तलाश कब से है और प्रभुत्व कब से हो रहा था? एक खूंखार शब्द ये कब से था, जबकि एक सार्थक शब्द कब बना? जब ये सिविल सर्विस बनी। वही सिविल सर्विस नई नौकरशाही थी, वो ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें अकर्मण्यता थी, जिसमें अभिजात वर्ग था, जिसमें लोगों से कटी हुई थी, जिसमें घोटाले थे, जिसमें जनता के पैसों पर ही वो कुंडली मार के बैठे रहते थे, पॉलिसी फाइलों में रहती थी, जनता भूखों मर रही है, बीमार है, चिकित्सालय नहीं है, विद्यालय नहीं है, शिक्षालय नहीं है, सड़क नहीं है, सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी बदलने की जरूरत थी। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, निगमीकरण, साथ में आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नौकर गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट का वर्ल्ड बैंक का 89 का कंसेप्ट और WTO जैसी तमाम संस्थाओं के निर्माण के साथ ब्यूरोक्रेसी ने अपना कवच उतार के फेंक करके उसमें न्यू ब्यूरोक्रेसी डेवलप कर लिया। और ये न्यू ब्यूरोक्रेसी और भी बदलाव में है, अभी भी बदल रही है। कहते ना कि जब पानी पहली बार बरसता है तो पृथ्वी का आत्मा भरती नहीं है, लेकिन वही बारिश के महीने में धीरे धीरे थोड़ा सा बूंद पड़ी पानी बहने लगता है क्योंकि पृथ्वी सैचुरेटेड हो चुकी है। अब ब्यूरोक्रेसी को विकास, पहले अकर्मण्यता से सैचुरेटेड नहीं थी, पहले लाल फीताशाही से सैचुरेटेड नहीं थे, अब सेवा से सैचुरेटेड नहीं हो रहे, अब लोगों के संवेदनशील तरीके से जुड़े हैं उससे सैचुरेटेड नहीं हो रहे। अब ब्यूरोक्रेसी सर्विस देती है, अब ब्यूरोक्रेसी लोगों की चिंता करती है, अब ब्यूरोक्रेसी जो है दुख सुख में साथ खड़ी होती है, क्योंकि वो न्यू ब्यूरोक्रेसी है और न्यू ब्यूरोक्रेसी इट मींस सिविल सर्विस है, और सिविल सर्विस का मतलब है सिविक कल्चर है। सिविक कल्चर का मतलब है अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले, लेकिन जो जमीन पर बैठा हुआ एक भूखा व्यक्ति है उस तक उसकी नीतियां और उस तक उसकी खुशियां पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। यही जन केंद्रित
यही लोक कल्याण और यही संवेदनशीलता है जो सिविल सर्विसेज को गुड गवर्नेंस से ओतप्रोत करता है। तो ब्यूरोक्रेसी में गुड गवर्नेंस नहीं था, न्यू ब्यूरोक्रेसी में गुड गवर्नेंस। अब ये सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट बन गई। क्या समझे? सिविल सर्वेंट बन गई। और ये सिविल सर्वेंट उसी का आप स्वयं इतनी संवेदनशील होना, इतना ज्यादा लोक केंद्रित होना और इतना ज्यादा सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति प्रबल एक प्रकार से विचार रखना, यही तमाम कारण है जिसके कारण ब्यूरोक्रेसी जो सिविल सर्विसेज बनी वो सिविल सर्वेंट बन गए। सिविल का मतलब सब, सर्वेंट का मतलब नौकर, सब नौकर। पहले सर्विस देता था, अब नौकरी करने लगा आपका। तो वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट को 2003 में देखेंगे तो उसने कहा कि 311 जो आर्टिकल संविधान में सुरक्षा देता है सिविल सर्विसेज को, इसको समाप्त कर देना चाहिए। उनको भी डर होना चाहिए कि अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो नौकरी चली जाएगी। सिविल सर्विसेज एक परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस होनी चाहिए। कितना नयापन लाने का प्रयास, ठीक है 311 गया नहीं, अभी भी है, वो सिफारिश नहीं मानी गई, ठीक है, लेकिन क्या सिविल सर्विसेज में उस सिफारिश नहीं मानने के बावजूद क्या लोगों की नौकरियां नहीं जाती? क्या सस्पेंड नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते? बिल्कुल होते। कहीं ना कहीं संविधान में संरक्षण अगर नहीं देंगे तो एक डर होगा, एक काम करने का डर हो, काम करेंगे अगर कोई 19-20 हुआ तो ये खतरे पैदा हो जाए, तो संरक्षण देना जरूरी है। लेकिन वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में संरक्षण को जो हटाने की बात आई, हटी नहीं, लेकिन सिविल सर्विसेज तो अपना कायाकल्प कर चुका था, न्यू ब्यूरोक्रेसी से सिविल सर्वेंट की ओर जा चुका था। इसमें उदारीकरण, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, अब आप देखिए ना, आपको फंडामेंटल राइट मिला है, लेकिन जिस दिन ब्यूरोक्रेट बनेंगे उस दिन फंडामेंटल राइट के साथ कोड ऑफ कंडक्ट भी जुड़ जाएगा, और हो सकता है वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको फंडामेंटल राइट पूरा ना होने दे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आप दो जिंदगी जीने लगते हैं, एक देश के नागरिक का और एक देश के सिविल सेवक का। एक मानवाधि, एक जहां पर आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है और वहीं पर आपको एक ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए, आपके विवेक को सीमित किया जाए, आपको ऐसा कोई कृत्य करने से रोका जाएगा। हो सकता है कि वो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा हो, लेकिन चूंकि सिविल सर्वेंट है इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट उसको नहीं करने देगा, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। कहीं ना कहीं आपके विवेक पर और आपकी तीव्रता पर अंकुश लगाने का भी प्रयास इसलिए है ताकि आप जन केंद्रित संवेदनशील लोक कल्याण से युक्त रहें और गुड गवर्नेंस की प्रयास। इसलिए कभी कभी आपने अफसरों को सुना होगा कि बड़े कभी कभी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके विवेक को सीमित किया गया है, सीमित विवेकशील। इसीलिए सरकारी पदों पर जब पदाधिकारी आप होते हैं तो सीमित विवेकशीलता। अब्दुल कलाम साहब जो है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे, 5 साल राष्ट्रपति रहे। जब राष्ट्रपति पद से वो हटे, एक कोई इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि 5 साल के राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपके लिए सबसे टफ टाइम कौन सा था? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए टफ डिसीजन ऑफिस एंड प्रॉफिट पर बिल पर था, जो ऑफिस एंड प्रॉफिट बिल था, जो लाभ का पद पर जो बिल था। तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने समझदार थे, इतना मेहनती थे, अब क्या बोले उनके बारे में, तो सब आप जानते हैं। बावजूद उनके लिए भी एक टफ टाइम है। टफ क्यों आया मालूम है? क्योंकि पदों पर, संवैधानिक पदों पर, वैधानिक पदों पर बैठे लोग देश की संवेदनशीलता, जन केंद्रित भावना और लोक कल्याण को डिनाय करके कोई फैसला नहीं लेते।
इसलिए जो व्यक्ति आज जन केंद्रित है, संवेदनशील है, हो सकता है कि कल डीएम बने बहुत अच्छा अधिकारी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तलाश होती है कि पार्लियामेंट में अच्छे लोग जाएं, इसीलिए यूपीएससी तलाश रहा है कि एथिक्स वगैरह पढ़ करके अच्छे लोग आए। सिर्फ इतिहास भूगोल रट करके हुमायूं के सफलता के क्या कारण थे, ये वो घोट घाट के लिख के चले गए। ये तो हो सकता है कि कोई खराब चरित्र का व्यक्ति हो, अच्छा आचरण का ना हो, थोड़ा वहां बवाली किस्म का, वो भी जाके सिविल सर्वेंट बन गया। डालो एथिक्स, डालो गुड गवर्नेंस, जरा पता करते हैं इनकी क्या सोच है, सोच बदलो यार। 1965 ने वारेन बेनिस ने कहा ना 30 साल में नौकरशाही खत्म, तो खत्म हो गई, सिविल सर्विस बन गई। सिविल सर्विसेज को किसने सिविल सर्वेंट बनाया? 2005 का सूचना का अधिकार, 2006 का ई गवर्नेंस आंदोलन, लगातार प्रशासन पर शासन का अंकुश, क्योंकि शासन पर जनता का अंकुश, जनता का शासन पर, शासन का प्रशासन पर, प्रशासन को सुशासन बनना मजबूरी थी। न्यायिक सक्रियता सुने होंगे, न्यायपालिका को विगत कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कितने चीफ जस्टिस हो, कितने कमेंट्स करते हैं, कितनी बातें बोलते हैं। कभी आप सुने? हम लोग तो पुराने थोड़े हो गए भाई, 20-25 साल पहले से देख रहे हैं, 30 साल से इतना ऐसे नहीं बोला जाता था। हमने टीएस ठाकुर साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको मैं देखता था कि वो बड़े ही मतलब सॉलिड और बड़ी तीव्र बातें बोलते थे। हम हतप्रभ रहते थे कि नहीं, ऐसा तो चीफ जस्टिस पहले बोलते ही नहीं थे। तो क्या न्यायपालिका गुड गवर्नेंस को स्थापित नहीं किया? जितने दल बदल के होते हैं, सरकारों के रद्दो बदल होते हैं, रातों रात उसमें अगले दिन फैसला आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस तरीके के हिसाब किताब हैं, विधायकों को खरीद फरोख्त, ये वो फलाना, देख रहे होंगे, कर्नाटक का मामला देखा होगा आपने, कहीं ऐसे देख रहे हैं आप। कौन स्थापित किया? सुशासन कौन लाया? न्याय कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ये वही टीएस ठाकुर साहब हैं चीफ जस्टिस। जब नागालैंड था, अरुणाचल था, जो 26 जनवरी 2017 को सरकार चली गई थी। उत्तराखंड की सरकार भी मार्च में, जानते हैं, वो चली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने जहां उखाड़ा था, हमने वहीं पेड़ लगा दिया। क्योंकि दोनों सरकारों ने 10 मई 2017 को उत्तराखंड की सरकार बहाल हो गई थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सक्रियता जो है, ये सुशासन की दिशा में उठाए गए कदम। 356 के दुरुपयोग से बाज आए। दुरुपयोग कभी भी सुशासन नहीं लाएगा, सदुपयोग सुशासन लाएगा। नौकरशाही में दुरुपयोग था और लोक सेवा में सदुपयोग है, यहां संवेदनशीलता है। तो ये तो हो गई नौकरशाही की बात। इस तरीके से नौकरशाही से न्यू नौकरशाही मिली, जिसको आप सिविल सर्विसेज कहते हैं। क्यों मिली, इसको आप समझ चुके हैं। इसको जब हम पब्लिक सर्विस पढ़ाएंगे, वहां पर एक टॉपिक और है, ई गवर्नेंस, उसके बाद पब्लिक सर्विस, अभी आपका जान नहीं छोड़ने वाला, तो वहां पर इसके डिटेल हम लिखाएंगे। अभी मैं, चूंकि गुड गवर्नेंस चल रहा था, तो ये जोड़ना बहुत जरूरी था। सवाल वहां आएगा, बट अगर पर्टिकुलर कहीं पर कोई सवाल में गुंजाइश दिखती है तो आप इसको डालिएगा। इसलिए सिविल सर्विसेज में बच्चा कोई सवाल जो आता है ना, सवाल सिर्फ संबोधन की मांग करता है। क्या समझे? ऐसा उत्तर लिखो जो सवाल को ऐसा जो संबोधित करे, बस वह जवाब सवाल का संबोधन। जो लोग सवाल का जवाब लिखते हैं लेकिन संबोधन नहीं होता है, वो कमीशन को बोध भी नहीं होता उनके पास। तो बोध के लिए तो यार मैं फिर वही आता हूं कि नॉलेज वॉलेज ठीक है, सब करो, नॉलेज वॉलेज हो जाएगा। संविधान पढ़ो ना, अभी हम कुछ पढ़ाएंगे तुमको समझ में आने लगेगा।
कुछ पढ़ो, और कोई भी विषय पढ़ो, इतिहास, भूगोल, देखो तनाव मत लो, तन्नाग्रह करो। ये विषय धीरे धीरे पढ़ोगे ना, सब समझ में आएगा। समझ में तभी ज्यादा आता है जब बताने की कला आने लगे। जब तक तुमको बताने के, स्वयं को आजमाना क्या है, जब तक स्वयं से बताने की कला ना आए तब तक समझ लेना कि विषय नहीं आता है। ये मूल मंत्र है। अब आप अपने मित्र के कमरे पे जाकर दुनिया भर का नॉलेज झोंक के चले आए, वो नॉलेज की बात नहीं कर। जब तक आपको लिख करके बताना ना आए तब तक समझ लेना कि सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं हुई। सेल्फ तैयारी कर रहे हैं या टीचर के साथ कर रहे हैं, कोचिंग के साथ कर रहे हैं, आजमा सकते हैं कि आप क्या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो अगला सवाल यह है कि इस सवाल का उत्तर क्या है। अगर 200 शब्दों को उसका उत्तर सटीक लिख दिया तब आप समझ लीजिएगा तैयारी है। अदरवाइज आपके दिमाग में जो है उस पर कोई भरोसा नहीं। कैसे उतारेंगे, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज बीच में, सिस्टम बिगाड़ देंगे, दोहरा देंगे, ये कर देंगे, 3 घंटे में वहां क्या करेंगे। जब तक यहां नहीं किए होंगे वहां स्पष्ट नहीं होगा। तो मैं तो लेखक हूं बेटा, बिना लिखे जो है ना हमारा खाना पचता है, और बिना लिखे जो है लिखवाए ना हमारी पढ़ाई पूरी होती है। तो अब हम थोड़ा लिखवा देते हैं जब यही बात आ गई है। तो आज का है सोशल ऑडिट। हेडिंग बनाएंगे सोशल ऑडिट, थोड़ा समझा देते हैं फिर लिखाते हैं। सोशल ऑडिट और सुशासन, हेडिंग बना लीजिए, सोशल ऑडिट और सुशासन। आपको याद होगा फरवरी 2006 में नरेगा आया था, बाद में उसको मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी जी के नाम से। नरेगा आया था, रोजगार गारंटी योजना, और वहीं से बाद में ये सोशल ऑडिट का चलन शुरू हुआ। सोशल ऑडिट आप समझ रहे हैं, जैसे सीएजी क्या करता, अंकेक्षण करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वो क्या काम करता है, सीएजी करता है अंकेक्षण करता। जो बजट पेश किया गया होता है ना, तो वो बजट जब खर्च वर्च हो करके सब चला जाता है तो ऑडिट कौन करता है, वो करता है सीएजी। और वो 148 उसकी नियुक्ति है, ऑडिट करके रिपोर्ट दे देता है राष्ट्रपति को आर्टिकल 151 में, और राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट में रखवा देते हैं। जब उसी में गड़बड़ी निकलती तो हल्ला होता है। तो एक प्रकार से ये क्या तय कर देता है बच्चा, कहीं पर भी ऑडिटिंग होगा बिल्कुल सपाट 2 शब्द, कहानी तो लंबी हो जाती बट शब्द तो ही होते। सरल शब्दों में कहा जाए तो सोशल ऑडिट जवाबदेहिता और पारदर्शिता तय करता है। सोशल ऑडिट 2 शब्द, जवाबदेहिता और पारदर्शिता 5 शब्द तय करता है, 6 तय करता है, 8 शब्द हो गया, एक पौने 1 लाइन हो गई। सोशल ऑडिट जवाबदेहिता और पारदर्शिता तय करता है। जहां पर जवाबदेहिता और पारदर्शिता बढ़ जाए वहां सुशासन की संभावनाएं विकसित हो जाती। ठीक, जहां जनता के हक में काम बढ़ा जाए, जहां काम बार बार किया जाए, जहां पर लोक प्रवर्धित, लोक सशक्त और बारंबार क्रिया और सेवाएं निरंतरता ले लें, जहां पर जन कल्याण, लोक कल्याण और संवेदनशीलता, पारदर्शिता, खुलापन, जवाबदेहिता का समावेश हो जाए, वहां सुशासन की गली जो थी वो चौड़ी सड़क बन गई। ठीक, अब इसके तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये हाल की अभी 1.5 दशक पुरानी सोशल ऑडिट का कंसेप्ट है और 21वीं सदी का इसको कंसेप्ट कही जाए। जैसे जैसे चीजें तकनीकी रूप से, पारदर्शी रूप से, अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत होती चली गई,
सोशल ऑडिट भी मजबूत होता चला गया और इसकी मजबूती से सुशासन को भी मजबूती मिलती चली गई। और यह मजबूती इस बात का संकेत है, यह मजबूती इस बात का पर्याय है कि लोक सशक्तता को कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भी जगह मिला है। तो थोड़ा सा लिखाते हुए समझा देते हैं, तो टिप्पणी भी बन जाएगी और काम भी हो जाएगा 15 मिनट में। जरा लिख लीजिए, लिखिए सोशल ऑडिट और सुशासन। सोशल ऑडिट, इसको अगर हिंदी में बोले तो सामाजिक अंकेक्षण बोलेंगे। ओके, तो सोशल ऑडिट हो गया सामाजिक अंकेक्षण। ठीक, ये मिट नहीं रहा है पूरा, लेकिन इसी में कुछ खेल करेंगे अभी हम। ठीक है, इसको मिटाऊंगा थोड़ा ठीक से। इसमें कुछ समझा देता हूं आपको। जब हम सोशल ऑडिट लिखते हैं ना, यहां अंग्रेजी में लिख सकते हैं सोशल ऑडिट और हिंदी में लिख दीजिए सामाजिक अंकेक्षण। ये क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता और पारदर्शिता, जो दोनों मिला दिया जाए तो सुशासन का काम करने लगता है। इसलिए सोशल ऑडिट में भी सुशासन की लहर है, ठीक, जिसमें आप तैर सकते हैं। लिखिएगा, यह जन नियंत्रण का एक नवीन उपकरण है। एक न्यू टूल्स लिख लीजिए, ऑपरेटर्स लिख लीजिए। सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों, आगे लिखिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कार्यक्रमों की प्रगति को जनता के समक्ष, जनता के सामने जांच के लिए प्रस्तुत करना, जांच के लिए प्रस्तुत करना, सोशल ऑडिट हो गया। आगे लिखें, यह कई तरीकों से किया जाता है। लाइन बदल दीजिए, अभी लिख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखवा देंगे लास्ट में। यह कई तरीकों से किया जाता है, जैसे सत्यापन, सर्टिफाइड, लोकेशन पे जाके सत्यापन कर देना, कार्यस्थल का निरीक्षण, देखे होंगे कि जो स्थान पर वो रजिस्टर से लिख बैठे रहते हैं, जैसे मानो मनरेगा में कोई काम कर रहा है, तो कितने आदमी आए हैं कौन नहीं आए, तो वहां लिखने वाला होगा कोई ना। उसके बाद या तो ये देख लीजिए, सत्यापन कर लीजिए, दूसरा निरीक्षण कर लीजिए लोकेशन पे जाके, और जिम्मेदार पदाधिकारियों से पूछताछ, जिम्मेदार पदाधिकारियों से पूछताछ, इस तरीके से कर सकते हैं सोशल ऑडिट। आगे लाइन बदल दें, सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व, सुनिश्चित करने का दायित्व ग्राम सभा का होता है। ठीक है, थोड़ा ये समझ में आ गया होगा ना। दूसरी हेडिंग बना लीजिए, सुशासन में भूमिका। जो सोशल ऑडिट है उसका रोल क्या है गुड गवर्नेंस, सुशासन में भूमिका। क्योंकि सोशल ऑडिट जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, को बढ़ावा देता है या बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा देता है। ऐसे में
इसका पक्ष सुशासनिक हो जाता है, इसका पक्ष गुड गवर्नेंस का हो जाता है। सुशासन का अर्थ लोक सशक्तिकरण है। क्या है उसके मायने? जन शक्तिकरण, जन सशक्तिकरण, पब्लिक एम्पावरमेंट। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट प्रशासन को जवाबदेह बनाकर ठीक है ना, उक्त उद्देश्य को प्राप्त करा देता है, सशक्तिकरण को प्राप्त करा देता है। तो उक्त उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट है उसको वो प्राप्त करा देता है। इससे इसका संबंध पता चल गया। अब लिखो कब शुरू हुआ सोशल ऑडिट, एक हेडिंग लिखो, कब शुरू हुआ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट की अवधारणा मनरेगा में सबसे पहले लागू की गई। मनरेगा में सबसे पहले लागू की गई, यानी कि लिख लो ब्रैकेट, रोजगार गारंटी जो योजना थी, मनरेगा समझ गया होंगे, फुल कर देना उसको, खोल देना पूरा। मनरेगा ब्रैकेट में लिख सकते हो, पूरा खोल देना उसको। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून योजना ये लिख देंगे, तब लिखना मनरेगा। लिखें, इस कार्यक्रम के दिशा निर्देश में, इस प्रोग्राम के डायरेक्शन में, दिशा निर्देश में सोशल ऑडिट के दो पहलू हैं, टू जो इनिशिएटिव हैं, दो डायमेंशन कह दीजिए, पहल हो जाएगा इनिशिएटिव। दो पहलू, दो डायमेंशन है। पहला है कि रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन, रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन के हर चरण में होती जन निगरानी, हो रही जन निगरानी, जन निगरानी दूसरा सब लिखें, दूसरा है एक आम बैठक का आयोजन, एक जनरल मीटिंग को बुला लिया जाए, एक आम बैठक का आयोजन जिसमें रोजगार गारंटी योजना से संबंधित पहलुओं की जांच की जाती है, पहलुओं की जांच की जाती है। इसे सोशल ऑडिट फोरम कहते हैं, इसे नाम दिया सोशल ऑडिट फोरम। ठीक है, यह सोशल ऑडिट के लिए बुलाई जाने वाली, सोशल ऑडिट के लिए बुलाई जाने वाली विशेष ग्राम सभा है। ये जो फोरम की बात की है, सोशल ऑडिट के लिए बुलाई जाने वाली विशेष ग्राम सभा है, जिसकी मीटिंग
6 माह में एक बार करना अनिवार्य है, 6 महीने में एक बार करना ही पड़ेगा। इसी फोरम में जब ये बैठक होती है तो सूचनाओं को पढ़ा जाता है, इसी फोरम में सूचनाओं को पढ़ा जाता है, इस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लोग रिएक्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या रिएक्ट करते हैं लोग, वो लिख लीजिए लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आमतौर पे लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं, हेडिंग बना लीजिए कि आमतौर पर लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो पता चल जाएगा। पहला लिखिए अतिरिक्त सूचना मांगकर। कभी कभी वो कहते हैं इससे ज्यादा भी बताइए कुछ, तो छुपा हुआ उनको लग रहा होगा, पूछते हैं वो। जो लिख लीजिए कर्मचारियों से प्रश्न पूछते हैं, जो रोजगार गारंटी योजना के कर्मचारी है ना, उनसे सवाल पूछते हैं। आगे लिखिएगा मजदूरों के अधिकार हनन के मामलों की जांच की पर सवाल करते हैं। मजदूरों के अधिकार हनन के मामले पर जांच, इसकी कहते हैं जांच करो, उसको काम मिलता है, उसको नहीं मिलता है, ऐसा ऐसा होता है। कोई अपनी शिकायत हो उसको दर्ज कराते हैं, अगर कोई शिकायत है तो उसको दर्ज कराते हैं। और नेक्स्ट है रोजगार की गुणवत्ता की जांच करके, रोजगार की गुणवत्ता जो है उस पर जांच की भी बात हो जाती है, कोई क्वेश्चन अगर उठा दे। ठीक है, एक लाइन लिख दीजिए कि लाइन बदल के लिखिए सोशल ऑडिट के सफल अंकेक्षण के लिए, या लिखिए कि सफल सामाजिक अंकेक्षण के लिए, सफल सोशल ऑडिट के लिए उपरोक्त कदम, जो ऊपर आपने लिखा है उपरोक्त कदम कितने बेहतर हैं और कितने हो सकते हैं, कितने बेहतर हैं और कितने हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश अभी बनी हुई है, अभी ये गुंजाइश में है और अच्छा करने की। लोगों में जागरूकता का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव, इच्छा शक्ति की कमी, अशिक्षा, ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन गठजोड़, नेता और प्रशासन का जो गठजोड़ हो जाता है, सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावित कर सकता है, सोशल ऑडिट को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अभी सोशल ऑडिट परिपक्व नहीं हुआ है, अभी भी सोशल ऑडिट मैच्योर नहीं हुआ है।
मगर समय के साथ यह मजबूत होगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। समय के साथ यह मजबूत होगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। निराशा वाली बात कम किया करिए, ठीक है ना। जैसे अभी कोरोना वायरस के इन दिनों में निराशा से काम नहीं चलेगा। हमें उम्मीद करना चाहिए कि हम जिस तरह से हमारे देश का तंत्र व्यवस्था या जिस तरीके के वातावरण में जितनी भी सर्विसेज जैसे जो दे सक रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि हम शीघ्र ही बहुत कम क्षति के साथ इससे उबर जाएंगे। हथियार डालने से बेहतर है एक आशावादी किरण का होना। इसीलिए कहा जाता है कि कमरे में आशा का एक प्रकाश हजारों आशा पर भारी पड़ सकता है। तो बस एक कतरे प्रकाश के चक्कर में रहिए और उसको कई निराशा के ऊपर आशा का एक लेप लगा दीजिए। इसमें लिखिएगा, क्वेश्चन जरा लिखिए। अच्छा शासन तभी संभव जब उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ पारदर्शिता समाहित हो, ट्रांसपेरेंसी समाहित हो। ठीक, अच्छा शासन तभी, अच्छा मतलब गुड गवर्नेंस, तभी जब उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता के साथ पारदर्शिता समाहित हो, सोशल ऑडिट की इस दिशा में भूमिका, सोशल ऑडिट की इस और रोल जो है सुशासन को लेकर किस भांति है, कथन की विवेचना की। इसको कोरिलेट करके आपको यह बता देना है, ठीक है। तो ये जो है आपका सोशल ऑडिट एंड गुड गवर्नेंस की थोड़ी गाथा का पता चल गया। इसमें बहुत ज्यादा और सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखने की आदत डालनी है। तो एक क्वेश्चन हो गया और ये हो गया, तो ऑलमोस्ट अब जो एक जो इसमें हम और क्वेश्चन लेंगे, एक जो कल हम आधा घंटे में इसको ले लेंगे। अब अगला थोड़ा समझाना है, ताकि अगला मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी जाना है, थोड़ा बताना है आपको। तो उसमें मीडिया का गुड गवर्नेंस में रोल देखना है। ये जो मीडिया नहीं है, इसकी क्या स्थिति है गुड गवर्नेंस को लेकर, उसकी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे, कल करेंगे। आज अभी हम इसमें 3-4 बिंदु आपको बताने के लिए अभी टाइम है हमारे पास, आराम से भी 10-5 मिनट तक चलेंगे दूसरे सेगमेंट में। देखिए, जितने भी हमने गवर्नेंस के स्कोप एस्पेक्ट हैं, आप टाइम के साथ गवर्नेंस के अलग अलग डायमेंशन को आपको खोजना है, ठीक है ना। और जब भी जैसे कोरोना वायरस से निपटने में जो हमारा तंत्र है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या हमारा गवर्नेंस है, उसमें भी आप जाएंगे तो गुड गवर्नेंस मिलेगा। क्या समझे? तो मैं इसी पे थोड़ा आपको लेक्चर देना चाह रहा हूं, कोरोना वायरस और सुशासन। देखिए, कोरोना वायरस का जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना, इसको हिमांशु जी आप एक अलग लेक्चर ले लें,